हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने रीट की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें अपने पहले प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन पर आधारित दर्पण और अपवर्तन पर आधारित लेंस से संबंधित सारे प्रश्न अपने कर चुके हैं। आज अपने टेस्ट सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का एक टॉपिक और दिया हुआ है रीट के सिलेबस में, जो है ध्वनि और ध्वनि के अभिलक्षण। तो अपने इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल की ओर लेके चलेंगे। इस वीडियो में मैंने, ये स्टार्टिंग वीडियो है तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद में जो 2 या 3 वीडियो आएंगे उनके अंदर अपने क्वेश्चन का लेवल जो है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, डीप ले लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। मानव कर्ण के लिए श्रव्य प्रास है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो श्रव्य प्रास जिसे अपने ऑडिबल रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑडिबल, मतलब मनुष्य का जो कान है वो कितनी ध्वनि को सुन सकता है, वो है श्रव्य प्रास। तो ये बिल्कुल जनरल सी बात है। मनुष्य कर्ण जो है, मानव कर्ण जो है, वो उस ध्वनि को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति कितनी हो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो। यानी आवृत्ति का मात्रक आपको सभी को पता है, क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज होगी, उसे मानव कर्ण जो है वो सुन सकता है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि मानव कर्ण के लिए श्रव्य प्रास कितनी है, अपने कितनी ध्वनि सुन सकते हैं। अपने वो ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति कितनी हो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, ध्वनि से संबंधित भी अपने कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति कितनी हो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। न तो इससे कम वाली सुनेगी अपने को 20 हर्ट्ज से, और न ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली सुनेगी। अपने को सिर्फ यही रेंज सुनाई देगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव कर्ण के लिए श्रव्य प्रास। अब देखो दोस्तों, ये तो मैंने श्रव्य प्रास बताई है आवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बताई है? आवृत्ति के आधार पर। अब आपको बतानी है तरंगदैर्ध्य के आधार पर। अब देखो, मोस्टली बच्चे यही याद रखते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है। आजकल इस तरह का ट्रेंड नहीं है, आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया जाता है। अब वो आपसे आवर्ती में प्रास नहीं पूछेगा, श्रव्य प्रास, वो किस में पूछेगा? तरंगदैर्ध्य में। तो जब आप आवर्ती से तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो, तो 20 हर्ट्ज से जब आप तरंगदैर्ध्य ज्ञात करोगे तो आपकी आएगी 17 मीटर, और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से निकालोगे तो आपकी कितनी आएगी? 1.7 मीटर। यानी आपसे तरंगदैर्ध्य में अगर श्रव्य प्रास पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 17 मीटर से 1.7 सेंटीमीटर होगी। आप इस सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है श्रव्य प्रास आवृत्ति में क्या होगी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और अगर आपको तरंगदैर्ध्य में पूछा जाए तो ये कितनी होगी? 17 मीटर से 1.7 सेंटीमीटर। यानी अपने वही ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी तरंगदैर्ध्य कितनी हो, 17 मीटर से 1.7 सेंटीमीटर के बीच हो। न तो इससे ज्यादा वाली सुनेगी और न ही इससे कम वाली अपने को सुनाई देगी। ये है दोस्तों श्रव्य प्रास। अब इसी को ही अपने थोड़ा और आगे डिटेल में लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगे। देखो, ध्वनि तरंगे भी 2 प्रकार की है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अब देखो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक को हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। ये मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में नाम दे दिया इसका। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। 1 मिनट दोस्तों, हमने वीडियो देखते हैं पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे किसे बोलते हैं? जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो, अधिक हो। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी हो, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो है भी अल्ट्रासोनिक तरंगे होती कौन सी है? जिनकी आवृत्ति कितनी हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, या फिर कितनी हो, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। उन तरंगों को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों को कौन सुन सकता है। तो एक चीज तो क्लियर है भी इसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, यानी मनुष्य तो इसको नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य की तो रेंज ही 20 किलोहर्ट्ज से कम है, ये तो ज्यादा पे आ गई ना, यानी मनुष्य नहीं सुन सकता। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मच्छर भाई साहब सुन सकते हैं, कुत्ता भी सुन सकता है और चमगादड़ भी इसे सुन सकता है। तो ये बहुत बार बेसिक क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकते हैं। मच्छर भी सुन सकता है, कुत्ता भी सुन सकता है और चमगादड़ भी सुन सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पराश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य, वही बात है, जब पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज के आधार पर अभी मैंने ऊपर बताया था इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी आएगी, इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी आएगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अगर मान कम है तो मान ज्यादा आएगा, ज्यादा है तो मान क्या आएगा, कम आएगा। अब 20,000 किलो हर्ट्ज से इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी 1.7 सेंटीमीटर से कम, जो मैंने यहां बता भी रखी है। कितनी होगी 1.7 सेंटीमीटर से कम, ये आपको याद रखना है। यानी आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति तो कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, और इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है 1.7 सेंटीमीटर से कम। आवृत्ति देखो ज्यादा है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, कम, क्योंकि ये उल्टे होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया है साथ में मैंने, 1.7 सेंटीमीटर से कम, और आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर को अगर आपको mm में चेंज करना हो तो आप 10 से इंटू करते हो। सेंटीमीटर को mm में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से। तो 1.7 को जब मैंने 10 से गुना किया तो कितना आया 17 mm, यानी ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी पराश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है 1.7 सेंटीमीटर से कम, अगर mm में देखें मिलीमीटर में तो 17 मिलीमीटर से कम। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी जो तरंग है इंफ्रासोनिक, जिसे अपने अवश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवश्रव्य। तो क्वेश्चन क्या है, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। अब इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों 20 हर्ट्ज से क्या होगी कम, क्योंकि जो आपकी अल्ट्रासोनिक है उनकी तो क्या होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, और इंफ्रासोनिक की क्या होगी 20 हर्ट्ज से कम। अब इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, तो अगले क्वेश्चन में देखो अवश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो इनकी तरंगदैर्ध्य जब आप इससे निकालोगे तो कितनी आएगी 17 मीटर आएगी। कितनी आएगी 17 मीटर, यानी इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो कितनी होगी 17 मीटर से। आवर्ती कम है तो तरंगदैर्ध्य और आवर्ती अपने जानते हैं भी उल्टा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध है इनमें। तो आवर्ती अगर कम है तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है भी इंफ्रासोनिक जो तरंगे हैं उनकी आवर्ती क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम, या आपने ये बोल सकते हैं भी इंफ्रासोनिक तरंगे किसे कहते हैं, जिन ध्वनि तरंगों की आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो कितनी होती है इस आवर्ती के आधार पर 17 मीटर से अधिक होती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगे हैं। अब देखो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है ना पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, मच्छर, कुत्ता, चमगादड़, वैसे ही अवश्रव्य तरंगे क्या हैं, भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे, समुद्र में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भूकंप में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है और जो समुद्र में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन दोनों की ही आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम होती है, और आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम होने के कारण ये किस में आ जाती है अवश्रव्य में, यानी ये दोनों ही तरंगे किस में आएगी अवश्रव्य में आएगी। दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है। देखो दोस्तों ऊर्जा जो है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। आवर्ती का मतलब है 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या या 1 सेकंड में लगाए चक्रों की संख्या। अब सोचने वाली बात है, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी वो चक्कर भी ज्यादा लगाएगा, यानी आवर्ती अगर ज्यादा है तो अपने क्या कह सकते हैं भी उसमें ऊर्जा भी ज्यादा है। तो देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है। तो आपको
पता है इन दोनों में से आवृत्ति किसकी ज्यादा है? अवश्रव्य की तो 20 हर्ट्ज से कम ही है और प्राश्रव्य की कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। यानी इसकी आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा किसमें होती है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन। सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब एनटीपी की बात हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ये अपने एक भाई साहब थे लाप्लांस, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे। पहले न्यूटन ने मान निकालने की कोशिश की पर वो मान आता है 279, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। फिर एक भाई साहब आते हैं लाप्लांस, जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके सही मान ज्ञात करते हैं और ध्वनि का वेग कितना बताते हैं? 332 मीटर पर सेकंड। आपको ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ध्वनि का वेग कितना होता है सामान्य ताप और दाब पर वायु में? 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति। अब देखो अपने तरंगों के प्रकार में अपने ये देखा भी, तरंगे दो प्रकार की हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जिस तरंग में जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा में होते हैं उसे अनुदैर्ध्य बोलते हैं, और जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं उसे अपने अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य, यानी इनमें जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा में होते हैं, न कि लंबवत होते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, ध्वनि तरंगों का संभव है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है? ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना ध्वनि तरंगे प्रदर्शित कर सकती हैं? तो ये सारी घटनाएं जो प्रकाश प्रदर्शित करता है बस एक ध्रुवण को छोड़कर। परावर्तन भी ध्वनि तरंगों का हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है, विवर्तन भी हो सकता है, व्यतिकरण भी हो सकता है, यानी ध्वनि तरंगें सारी घटनाएं प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ध्वनि तरंगों का नहीं होता, ध्वनि तरंगों का क्या नहीं होता? ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्रुवण जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, जैसे कि प्रकाश। ध्वनि तरंगे तो अपने को पता है अनुप्रस्थ है ही नहीं, तो इनका ध्रुवण नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होने के कारण इनका ध्रुवण नहीं होता है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैक नंबर क्या है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर वाला मिटा के वहां अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों मैक नंबर क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सामान्य ताप व दाब पर मैक नंबर क्या होता है? वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये सूत्र लिखना था जो मैंने ऊपर लिख दिया है। मैक नंबर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, सामान्य ताप और दाब पर वस्तु की चाल और वायु में ध्वनि की चाल को ही क्या कहते हैं? इनके अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। यानी मैक नंबर क्या है? वस्तु की चाल बटा में ध्वनि की चाल का जो अनुपात आएगा वो ही मैक नंबर है। अब देखो दोस्तों ये तो है मैक नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि मैक नंबर 1 है तो वस्तु की चाल होगी। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैक नंबर 1 है तो देखो वस्तु की चाल क्या होगी? बटा में ध्वनि की चाल। 1 आने का मतलब है ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो वस्तु की चाल इस समय किसके बराबर आ जाएगी? ध्वनि की चाल के बराबर आ जाएगी। और अपने को पता है सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, जो कि किसकी चाल हो जाएगी? वस्तु की चाल। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी मैक नंबर के आधार पर आप ध्वनि की चाल से तुलना करके वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हो। समझ में आई बात नहीं? मैक नंबर क्या है? वस्तु की चाल बटा में ध्वनि की चाल। अगर मैक नंबर 1 है तो कॉमन सी बात है 1 रखेंगे तो दोनों बराबर होंगे। और ध्वनि की चाल अपने को पता है सामान्य ताप और दाब पर कितनी होती है? 332, और इस समय फिर वस्तु की चाल भी क्या हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
ध्वनि के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये, अब देखो दोस्तों, तरंगों के वर्गीकरण में अपने ये पढ़ा, माध्यम के आधार पर दो प्रकार की तरंगें थी, एक यांत्रिक तरंगें और एक विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें वो होती है जिन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वो संचरित या गमन नहीं कर सकती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती हैं जिन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जैसे प्रकाश। तो देखो दोस्तों, ध्वनि के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि ये कौन सी तरंगें होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं। देखो बेसिक बातें जो आपको वैसे रटनी पड़ती है, उनको मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अब बात आती है ध्वनि की चाल सघन और विरल माध्यम में क्रमशः होती है। तो देखो आपने ये पढ़ा होगा, पहले अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज़्यादा होती है और सघन में क्या होती है? कम। ध्वनि में उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि बनती है कंपन से। अब जब मटेरियल कुछ होगा तो ही कंपन होंगे, और जितने ज़्यादा कंपन होंगे उतनी ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी। तो आप समझ गए होंगे, बी चाल सघन में तो क्या होगी? अधिक, क्योंकि कंपन ज़्यादा होंगे, और विरल में चाल क्या होगी? कम, क्योंकि कंपन क्या होंगे? कम होंगे। अब अगला क्वेश्चन है प्रघाती तरंगें, जिनको शॉक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉक वेव। प्रघाती तरंगें होती है जिनका वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है? अधिक होता है। यानी वे ध्वनि तरंगें जिनका वेग ध्वनि के वेग से क्या हो? अधिक हो, उन तरंगों को अपने क्या कहते हैं? प्रघाती तरंगें कहते हैं, शॉक वेव कहते हैं। और ये जैसे जो बड़े बड़े जेट प्लेन और ये होते हैं, इनसे निकलती है, और इनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है भी जब ये कहीं आसपास से क्रॉस होती है तरंगें, या ऊपर से कोई प्लेन निकलता है, जेट प्लेन वगैरह, तो मकानों के कांच वगैरह या कांच टूट जाते हैं या सुनने में दिक्कत होती है। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो वेग है वो ध्वनि के वेग से ही क्या है? बहुत ज़्यादा है। और ध्यान रखना, जिन तरंगों का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रघाती तरंगें या शॉक वेव। अगला क्वेश्चन, माध्यम की प्रत्यास्था बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? अब देखो दोस्तों, प्रत्यास्था बढ़ाने का मतलब है कंपन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। प्रत्यास्था किसको बता रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी, कंपन को। प्रत्यास्था बढ़ाने पर क्या होंगे? कंपन ज़्यादा होंगे, और कंपन ज़्यादा होने का मतलब है चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी माध्यम की प्रत्यास्था बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। माध्यम का जड़त्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, अब आपको पता है जड़त्व क्या है? परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी ये कंपन होने ही नहीं देगा, ये उसको वहीं रखेगा। कंपन क्यों होने देगा? क्योंकि ये परिवर्तन का विरोध करेगा। माध्यम का जड़त्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये कंपन होने ही नहीं देगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखो दोस्तों, ताप बढ़ाने पर तो ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है, और दाब का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कितना ही कम कर दो, कितना ही ज्यादा कर दो, यानी ध्वनि की चाल न तो बढ़ेगी न घटेगी, यानी क्या रहेगी? अपरिवर्तित, अप्रभावित रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल बढ़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ऊपर अपने पढ़ लिया भी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब अपने ये देख रहे हैं भी अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी कितनी? तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से ध्वनि की चाल बढ़ती है 0.61 मीटर पर सेकंड। आप ये पॉइंट है, देखो दोस्तों ध्यान रखना है। यानी अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इतना बढ़ जाएगा, ध्वनि की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी 0.61 मीटर पर सेकंड। फिर आपने 1 डिग्री बढ़ाया तो फिर और बढ़ जाएगी इतनी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अधिक आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल। अब देखो दोस्तों, आर्द्रता ज्यादा होने का मतलब है वाष्प ज्यादा होगी। वाष्प ज्यादा होगी तो कंपन भी ज्यादा
होंगे, कंपन ज़्यादा होंगे तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अधिक आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण बारिश के बाद में अपने को नॉर्मल चीज़ें भी थोड़ी तेज सुनाई देती है, क्योंकि बारिश के बाद में वातावरण में आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका उल्टा शुष्क वायु में जल वाष्प होती नहीं है, कंपन कहाँ से होंगे, कंपन नहीं होंगे तो चाल क्या होगी, कम होगी, चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में 2 बार आ चुका है। ध्वनि के व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किससे किया जाता है? ये एक प्रैक्टिकल होता है ध्वनि, जैसे ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। तो ये कह रहा है भी ध्वनि के व्यतिकरण का अगर प्रायोगिक प्रदर्शन करना है तो आप कैसे करोगे, न्यूटन नली द्वारा, लाप्लांस नली द्वारा, क्यूंके नली द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्वनि के व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किससे किया जाता है, क्यूंके नली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शुद्ध जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1482 मीटर पर सेकंड। शुद्ध जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1482 मीटर पर सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन पे देखो, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अब देखो ध्वनि का वेग वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ कंपन ज़्यादा हो, पदार्थ की प्रत्यास्था ज़्यादा हो, जड़त्व कम हो। तो देखो दोस्तों, ध्वनि का वेग अपने को पता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में। ठोस के बाद कौन आएगा, सबसे ज़्यादा होगा ठोस में। ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद कौन आएगा, गैस। अगर कोई ठोस पदार्थ दिया हुआ है तो उसमें कंपन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसमें ध्वनि का वेग भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीनों माध्यमों में से किस में वेग ज़्यादा होगा, ठोस में। अगला क्वेश्चन देखो, ये नया क्वेश्चन मैंने थोड़ा आपके लिए बनाया है एक। यदि लोहे की लंबी नली के एक सिरे पर कान लगाया जाए और कोई व्यक्ति दूसरे सिरे पर आघात करे तो ठोकने की ध्वनि कितनी बार सुनाई देगी? इसके कहने का मतलब है भी एक लोहे की नली है, एक तरफ से तो उसको पीटा जा रहा है यहाँ से, एक तरफ से कोई व्यक्ति उसको सुनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मानवकरण। अब ये इसको ठोक रहा है तो इसको यहाँ से ध्वनि इधर जाएगी, ये तो कॉमन सी बात है, पर इसे ध्वनि कितनी सुनाई देगी, 1, 2, 3, 4 या कितनी ध्वनि से सुनाई देगी वो अपने को बताना है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अगले क्वेश्चन में दे भी रखा है वैसे आपको भी। जब अपने इसको ठोकेंगे तो उस व्यक्ति के पास दूसरी साइड से जो सुन रहा है उसके पास 2 प्रकार से ध्वनि पहुंचेगी। एक तो कौन लेके जाएगा, वायु द्वारा नली में संचरित आघातों से भी, उस नली के अंदर वायु भी तो है, वायु लेके जाएगी एक तो कंपनों को। एक कौन लेके जाएगा, लोहे की नली द्वारा भी, नली भी तो किसकी बनी हुई है, एक तो अंदर जो हवा है वो लेके जाएगी कंपनों को, एक इसकी दीवार से भी जाएंगे कंपन। यानी कितनी प्रकार की ध्वनि तरंगे जाएगी आगे, 2 प्रकार की, यानी उसे 2 ध्वनि सुनाई देगी अलग अलग प्रकार की। कितनी ध्वनि सुनाई देगी, 2। अब बात आती है भी 2 सुनाई दे रही है, और 2 सुनाई भी क्यों दे रही है, क्योंकि ये दोनों माध्यम अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, अलग अलग पहुंचेंगे, इसलिए उसे एक बार ठोकने पर कितनी सुनाई देगी, 2 सुनाई देगी। यानी जब अपने एक बार ठोकेंगे तो उसे 1 नहीं सुनाई देगी, उसे 2 सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग है और दोनों माध्यमों में ध्वनि की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी पर ही है। उपर्युक्त प्रश्न में पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? अब एक तो वायु के द्वारा जा रहे हैं कंपन, एक लोहे की पाइप द्वारा जा रहे हैं, तो आपको ये पता है भी ज्यादा चाल किसमें होती है, ठोस में। अब वायु तो क्या होगी, गैस हो गई, लोहा क्या हो गया, ठोस। तो ज्यादा जल्दी कंपन किसमें पहुंचेंगे, ठोस, यानी लोहे की नली द्वारा पहुंचेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, जो लोहे की नली द्वारा आगे कंपन जाएंगे वो ध्वनि अपने को पहले सुनाई देगी। तो ये है दोस्तों ध्वनि पर बिल्कुल बेसिक 30 प्रश्न। अगली वीडियो में 30 या 20 प्रश्न और आएंगे आपके लिए, तब तक आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, अपने फैक्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपने साथ जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।